वही कर सकते हैं। और फिर सजेशन आई कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कल 18वीं लोकसभा का जो सेशन जब शुरू हुआ उसमें महामहिम जी ने जो बातें रखी, उनमें कुछ बातें ऐसी थी जो 50 साल पुरानी थी। वो इमरजेंसी की बातें थी, और इमरजेंसी का पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा गलत असर हुआ तो वो हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में भी जो कहीं हुआ तो वो सबसे ज़्यादा भिवानी में हुआ। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस वक्त का जब ये इमरजेंसी लगी। लेकिन मैं आज आपको ये बात, मेरे मन की बात शेयर करना चाहता हूँ कि वो इमरजेंसी इतनी बुरी नहीं थी जितनी इमरजेंसी आज, अघोषित इमरजेंसी आज के दिन लगी हुई है। आज जो भी कोई बोलता है उसके पीछे ईडी लग जाती है, उसके पीछे सीबीआई लग जाती है, उसके पीछे इनकम टैक्स लग जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं जैसे चुनाव आयोग है, इवन जुडिशरी को भी नहीं बख्शा। और इस तरह का जो बुरा हाल था, मेरी 70 वर्ष की उम्र है, मेरा 50 साल का तो मोटा मोटा जब से मैं समझदार हो गया हूँ और मैंने मेरे नज़दीक से सारी बातें देखी हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ भिवानी में जिसने मोरारजी देसाई को अपने हाथों से खाना खिलाया, चौधरी चरण सिंह जी को खिलाया जो प्रधानमंत्री बने, पंडित भगवत दयाल जी को खिलाया, कर्पूरी ठाकुर जी को खिलाया, और यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो उनकी बातें तो हैं, लोग कुछ भी कहें। और उस इमरजेंसी के चाहे 100 में से 98 नुकसान थे, लेकिन 2 फायदे भी थे। वो फायदे क्या थे? एक तो डिसिप्लिन आया, उस वक्त लोग समय पे आने लग गए, और दूसरा भ्रष्टाचार जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो भ्रष्टाचार। हमने वो वक्त देखा है 75 से लेकर 77 तक। असर हुआ, चुनाव हुए, 77 में इंदिरा जी हार गई, जो आयरन लेडी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। और अमेरिका जब पूछता था इंदिरा गांधी से कि इंडिया इज प्रो अमेरिका और प्रो रशिया, तो उनका जवाब क्या होता था? इंडिया इज प्रो इंडिया। तो ये उस लेडी की बात थी। और इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी पे इतना हो हंगामा भी हुआ, लेकिन उस महिला ने भी अंततः ये महसूस किया कि इमरजेंसी लगाना शायद उतना उचित नहीं था, और उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी। और 3 साल भी नहीं टिका। 77 में चुनाव हुए थे, वो चुनाव हार गई थी, 80 में फिर प्रधानमंत्री बने। आप ये देखिए, ये सब कुछ था। लेकिन इससे ज़्यादा और इमरजेंसी क्या होगी? कोई भी एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है जो सही चला जाए। मैं समझता हूँ कि हम लोग, जो हमारे ज़माने के लोग हैं, अगर इस तरह के एग्ज़ाम होते तो हम तो एग्ज़ाम पास कर ही नहीं सकते थे, और ये नंबर ही नहीं आता। आम आदमियों का, गरीब आदमियों का, जो सामान्य मध्यम वर्ग के लोग थे, वो ये सिस्टम ही सारा का सारा ठीक नहीं है। और मेरा तो ये बहुत, मेरे दोस्तों से भी मैंने बात की, बहुतों से, पढ़े लिखों से, सब यही मानते हैं कि जो ये इस तरह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये एक करप्शन की एक दुकान है। इनको सीमित करना चाहिए, और वो सीमित भी कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन भी मैं देना चाहता हूँ साथ में, कि ये सीमित ऐसे हो सकता है कि हमारे 10वीं के, 12वीं के, जो आगे के वो जो हैं, उनको 60% 70% मिले, और जो एंट्रेंस का जो है उसको सिर्फ कम मिले, वो 30% हो, तब जाके कहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश में भी मैं देखता हूँ, पिछले सालों में इतनी नियुक्तियाँ हुई, CD को छोड़ दें हम, जो ऊपर की नियुक्तियाँ थी ना, बाहर वाले लोगों की ज़्यादा होगी, हरियाणा से बाहर वालों की ज़्यादा होगी। हरियाणा वाले कहाँ जाएंगे? हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, क्या उनको नौकरियां मिलती हैं? पूछता तक नहीं कोई, बात करना पसंद नहीं करता, इंटरव्यू भी ठीक से नहीं लेते। और यहाँ पे बाहर के लोगों को इतनी को नौकरियां मिल गई, ये सब विषय है। और इससे ज़्यादा इमरजेंसी क्या होगी जब पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिलता। ये मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, कोई दिन का भी अखबार ऐसा नहीं होता जिस दिन पानी की समस्याएं नहीं होती, सीवरेज की समस्याएं नहीं होती, और घोटालों की समस्याएं नहीं होती। ये कहते हैं कि भिवानी नगर परिषद के 200 करोड़ रुपए घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई क्या करेगी? दीपा पोती करेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं हुआ। आप देख लो कितने हो गए। मैं ये कहता हूं 200 करोड़ रुपए मुझे दे सरकार, मैं अगर इस शहर की दशा ना बदल दूं तो मुझे, मेरा नाम नहीं, मेरे को कभी गोली मार दे साला, अगर मैं नहीं कर सकूं। 31 वार्ड हैं, हम 200 करोड़ों को 31 वार्ड में लगाएं तो शहर की दशा बिल्कुल बदल जाएगी। हर 31 वार्ड, एक वार्ड में एक पार्क भी होना चाहिए।
स्कूल नज़दीक अच्छे होने चाहिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं, हम पीने के पानी को। और एक मेरा 4 पॉइंट प्रोग्राम है, डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम, जो सोनिया जी आई थी तब भी मैंने बोला। और हर घर में स्वच्छ जल हो, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन हो। मोदी जी तो बहुत बाद में शौचालय बनवाने लगे हैं, हमने बहुत पहले उनसे बनवाए। 29 करोड़ रुपया शैलजा जी से लेके मैंने। और स्लम इरेडिकेशन के लिए भिवानी पहला ऐसा जिला था जहां पे 29 करोड़ स्लम इरेडिकेशन के लिए लगा और शौचालय बने। और तीसरा मेरा ये था कि 12 क्लास तक ऐसी शिक्षा बच्चों को मिले जो उनको स्किल्ड बनाए। जो एक अध्ययन पहले हुआ उसमें ये था कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, अगर हमारे देश को आगे जाना है, तो जितना अनस्किल्ड लेबर हमारा है इसको हम स्किल्ड बनाएं। अगर हम स्किल्ड बना देंगे तो मैं समझता हूं कि ये अध्ययन था एक एजेंसी का, तो चीन के बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो सकती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया, चंडीगढ़ में उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग देकर 10 प्लम्बर का कोर्स कराया और 1 साल के बाद फिर उनको पूछा, उनको बाजार में उतार दिया। कोई 500 रुपये कमाता, कोई 1000 रुपये कमाता, कोई 700 रुपये कमाता। इस तरह से स्किल्ड बनेंगे तो पैसा कमाएंगे। चाहे नर्स बहनजी बने, चाहे फिटर बने, चाहे रंग पोतन कोई इस प्रकार के काम करें, जरूरत है स्किल्ड बनाने की। और चौथा मेरा पॉइंट था जो मैं विधानसभा में हमेशा बोलता था, नो टू करप्शन। करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी तो इस देश का सुधार नहीं हो सकता। और जो आज के दिन जो इमरजेंसी लगी हुई है, जिसको अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, जो बोलेगा उसके पीछे सीडी लग जाएगी, जो बोलेगा उसके पीछे सीबीआई लग जाएगी, जो बोलेगा उसके पीछे पुलिस लग जाएगी। और जो एजेंसी हैं जैसे चुनाव आयोग है, इन तक को भी नहीं बख्शा, जुडिशरी है, इनको भी जो है नहीं बख्शा। और कितनी ही जो ये इतना बुरा हाल आप लोग भी महसूस करते होंगे, उस इमरजेंसी में नहीं था जो अब अघोषित इमरजेंसी में है, दूसरी किस्म का महसूस करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये करने के लिए आज मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। और जो इतना पैसा ऊपर से आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा अब हालात बदल गए हैं। अब इतनी एक वक्त वो था कि पैसा बहुत कम था, आज पैसा बहुत है और इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं और उनकी जांच भी हो जाती हैं, समय भी बदल जाता है, सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता। और ये कहते हैं कि सुशासन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अघोषित इमरजेंसी उस इमरजेंसी से ज़्यादा बुरी है। और ये जो हमारे शहर की जो समस्याएं हैं, पीने के पानी के लिए लोग तड़फ रहे हैं, तड़फ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता मैं अधिकारियों को फ़ोन नहीं करता हूँ, कभी एक्शन को, कभी एससी को, कभी जेई से रिक्वेस्ट करता हूँ, काम होते ही हफ्ते के बाद फिर करता हूँ, फिर वही हाल रहता है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आफ्टर ऑल ये क्या होगा। सीवरेज की मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, मेरे साथ एक दिन का बनाओ प्रोग्राम, मैं आपको 100 से ज़्यादा जगह ऐसी दिखाऊंगा जहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा ऐसी जगह बताऊंगा। घंटाघर पे देख लो, एक वो पाइप लीक कर रहा था, हफ्तों लग गए उसको ठीक होने में। मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों लोगों को ये बिना बात जान के पानी की कमी, सीवरेज का बुरा हाल, जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी बढ़ रही है, जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा हो रही है। संसद में बैठ के तो हमें इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, स्किल्ड बनाने की बात करनी चाहिए, आगे हमारा भारत कैसे सुधरेगा, हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, ये बातें करनी चाहिए। ये गड़े मुर्दे उखाड़ के इमरजेंसी की 50 साल पुरानी बात है उसकी बात कह रहे हैं। और इनको आगे के भविष्य की और वो बातें देखनी चाहिए। और मुंह से अखबारों में या मीडिया में कुछ भी कर लें, जब तक ग्राउंड लेवल पे लोगों को उसका फायदा नहीं होगा तब तक उनके कोई मायने नहीं। ऐसा लगता है कि आज की जो राजनीति है वो इच्छा दिखाने की काम करने की कम है। तो बेसिकली प्रोफेशनल हूँ, मैंने अपने जीवन में थोड़ा सा राजनीति में मुझे भी मौका लगा, मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हमारे विरोधी थे
उनको भी मैंने सम्मान दिया है। और एक और बात मैं मुटरेजा जी आपको बताना चाहता हूं, हम अगर किसी को कुछ देंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे ना, वही लौट के हमारे पास आएगा। अभी जिस तरह से लोकसभा का सेशन चला था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास जो है बहुत, ये उचित नहीं है, इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सबको मिल बैठ के क्या करना चाहिए, सबको मिल बैठ के चाहिए कि हमारी महंगाई कैसे कम हो, हमारी बेरोजगारी कैसे दूर हो, हमारा देश कैसे उन्नति करे। हमारी जो उन्नति का रास्ता है, मैं तो ये कहता हूँ शिक्षा और ट्रेनिंग के माध्यम से ही ये आगे बढ़ सकते हैं हम। उस पे हमारा विजन होना चाहिए और उस पे अगर हम जोर देंगे और जो आगे समस्याएं हैं उन पे हम देंगे तो मैं समझता हूं कि हम ज़्यादा अपने भारत को आगे ले जाने और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ऊपर करने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैंने कभी ये अपने जीवन में नहीं कहा, अगर बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं तो मैंने उनकी हमेशा तारीफ की है। 370 धारा को हटाया है, मैं कहने वाला था। हुड्डा साहब ने भी, अगर आपने देखा हो तो रिकॉर्ड की बात है ये, हुड्डा साहब ने भी कहा 370 हटाना एक अच्छी बात थी। बीजेपी ने जो अच्छा काम किया हम अच्छा कहेंगे, लेकिन जो ये संविधान को बचाने की नौबत आ गई, ऐसे काम भी नहीं। ये स्वतंत्रता भी ये मूल मंत्र है जो कि एवरीबडी इज फ्री, और वो ना ईडी के दबाव में, ना सीबीआई के दबाव में, ना इनकम टैक्स के दबाव में, ना पुलिस के दबाव में, ना जुडिशरी के दबाव में, ना चुनाव आयोग के दबाव में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इनका हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पूर्व मंत्री किरण चौधरी बीजेपी में भी शामिल हुई है, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों का जो शासन था उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपने टाइम में अच्छे काम किए। हुड्डा साहब से कोई भी व्यक्ति मिल सकता था और हुड्डा साहब सबकी बात सुनते थे। हमारे मतभेद भी कई बार हो जाते थे, उसके बावजूद भी हुड्डा साहब काम करने की कोशिश करते थे। और मेरे कार्यकाल में मैंने जो भी, जैसे यहाँ पे भिवानी में 2 रेलवे के ओवरब्रिज बनवाए, एक ये टीआईटी के सामने और एक ये हांसी रोड पे, और जो यूनिवर्सिटी है उसकी सैंक्शन हुड्डा साहब ने की। जिस दिन शिलान्यास किया उस दिन मैं वहीं पे था, हमारे दूसरे नेताओं का भी इसमें योगदान था। और मेडिकल कॉलेज की भी सैंक्शन हुड्डा साहब ने की। थोड़ी सी दूर बन गई यूनिवर्सिटी, ये नज़दीक बनती तो थोड़ा सा अच्छा था। 13 किलोमीटर दूर है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, और मेन रोड से भी 3 किलोमीटर और अंदर चलना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि शायद लोगों का जो आकलन है, कोई कहता है 60 से 70 सीटें अवश्य कांग्रेस की आगे आएंगी। कांग्रेस वेंटिलेटर पे नहीं है, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है। ये नेहरू, गांधी, पटेल की पार्टी है। और मैं समझता हूं सब लोग अगर उसी भावना से काम करेंगे तो हम देश को जिस प्रकार से इसको उस वक्त आजाद कराया था, बुराइयों से, बेरोजगारी से, महंगाई से और जो शासन का दुरुपयोग है, उससे हम भारत को आजाद करवा पाए। किरण चौधरी के जाने से, हाँ जी, कांग्रेस से किरण चौधरी चली गई, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ी अच्छी हो गई है, पहले से शुद्ध हो गई है और अच्छा परफॉर्म करेगी। शैलजा जी भी लगातार आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जितेंद्र हुड्डा के अलावा, देखो सर, वो कुछ भी कर सकती हैं, बड़ी नेता हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी लोगों के बीच रहेगी, उनके दुख तकलीफ को महसूस करेगी, बेरोजगारी को महसूस करेगी, महंगाई को महसूस करेगी, दुशासन को महसूस करेगी, लोगों के चक्कर ना काटने पड़े। ये बात कह तो देते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन ग्राउंड पे क्या है आप ये देखो। कोई चाहे पहचान पत्रों की बात हो, चाहे और कोई बात हो, आप म्युनिसिपल कमेटी में एक काम करा के दिखा दो। ये ग्राउंड लेवल पे जो है, जब तक ग्राउंड लेवल पे बातें नहीं होंगी, हम कुछ कह लें उसका कोई फायदा नहीं। सर, मनोहर जी कहते हैं कि सभी लोगों को एक साथ वो बीजेपी के अंदर लेके आ रहे हैं, चाहे बात की जाए बदन लाल के परिवार की, बंसीलाल के परिवार की। मनोहर लाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे से 1 साल जूनियर थे रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो भले आदमी हैं। खुद वो बेशक ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सारी बातें हैं,
लेकिन लोगों को उनसे जो आशाएं थी शायद वो पूरी नहीं कर सके थे, और इस तरह से बीच में से उनको एकदम हटा दिया। ये भी मैं समझता हूँ कि लोगों के गले नहीं उतरी हैं ठीक से बातें। और चलो, मैं तो यही कामना करता हूँ कि वो भले आदमी हैं और मेरे साथ एक कॉलेज में पढ़े हैं, वो अच्छे काम करें, उनमें क्षमता है और भगवान उनको और क्षमता दें।